हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हैं, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है। तो याद रखिएगा, जो विविधता शब्द है ये असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है। और अंतर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विविधता शब्द असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी चुनौतियाँ हैं, तो कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, भारत में विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली जो सब बहुत बड़ी जो चुनौतियाँ हैं, पहला तो है क्षेत्रीय चुनौतियां क्षेत्रीयता की, दूसरी है सांप्रदायिकता की और तीसरी है जातीयता की। तीनों ही प्रकार की क्या चुनौतियां हैं भारतवर्ष के सामने, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली जो बड़ी चुनौतियां हैं, पहला है क्षेत्रीयता, दूसरा है सांप्रदायिकता और तीसरा है जातीयता। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक पहचान के महत्व के बारे में क्या सही है। तो सामुदायिक पहचान के महत्व के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में है, यह जन्म पर आधारित होता है। तो ये बात बिल्कुल है, सामुदायिक पहचान के बारे में जो कह सकते हैं महत्व के बारे में जो बात सही है, पहला ये है कि ये जो है आपका जन्म पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह अपनेपन पर आधारित होती है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और तीसरा सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, उपरोक्त तो सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सामुदायिक पहचान के महत्व के बारे में जो क्या सही एक पूछा गया है, तो ये सारी बातें सही। सामुदायिक पहचान के बारे में क्या बातें सही है, पहली बात तो ये सही है कि यह जन पर आधारित होती है, दूसरी क्या है, यह अपनेपन पर आधारित होती है, और तीसरा सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र के सदस्य किसका हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं वो राजनयिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। और राजनयिक सामूहिकता की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्र के सदस्य राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में किसकी स्थापना करता है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है, क्या है, आगे फिर कह रहे हैं कि राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में जिसकी स्थापना करता है। तो ये कौन सी चीज़ है। तो याद रखिए, यह है लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद। लोकतंत्र और एवं राष्ट्रवाद ये है आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है, और यही लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद ही है जो राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में स्थापना करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण क्या है, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण को किसके माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने तथा उसे और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया है। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण को किसके माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने तथा उसे और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो किसके माध्यम से किया है, तो किया है रणनीतियों के द्वारा। और रणनीतियों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों ने आत्मसात्कार और एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपने नागरिकों को प्राप्त किए हैं। तो क्या प्राप्त किए हैं, तो याद रखिएगा, राज्यों ने आत्मसात्कार और एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो प्राप्त किए हैं, पहला तो ये है कि देशभक्ति की भावना, और दूसरा है कि निष्ठा की भावना, और तीसरा है आज्ञाकारिता। ये तीनों चीज़ें प्राप्त किए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र है। तो किस प्रकार का राष्ट्र है, तो याद रखिएगा, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। और विविधतापूर्ण की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में अनेक देशी राजाओं की रियासतें या रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों में अपेक्षाकृत बड़े देशी राज्य कौन से थे? तो इन रजवाड़ों में अपेक्षाकृत जो देसी, जो कह सकते हैं बड़े राज्य थे, याद रखिएगा वो था मैसूर भी था, कश्मीर भी था और बड़ौदा भी था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चन को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लें, उसके बाद जानते रहिएगा हमारे क्या है ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लेंगे। देखिए यहाँ कार्यों की और कार्यों की के बाद यहाँ पर सूची वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ लिख देंगे सूची। तो हमारा क्वेश्चन अब हो जाएगा, कह रहा है कि भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो याद देखिए यह जो जिम्मेदारी होती है ये राज्य या केंद्र, दो में से किसी एक की होती है। और राज्य या केंद्र की बात देखिए कहाँ आया है, देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर हमारा, ये आया है ए में। यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सूची यहाँ नहीं रहेगा, है ना। तो राज्य या केंद्र का ये होता है जिम्मेदारी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है, जिसकी जिम्मेदारी या तो राज्य की होती है या तो केंद्र की। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्य, देखिए तो सेम टू सेम फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन बदल भी रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है। अब आगे कह रहा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कार्य की जिम्मेदारी होती है। तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कार्य की जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है? वैसे अभी तक क्वेश्चन आया था या तो राज्य का या तो दो में से कोई एक लेगा, या तो केंद्र का या तो राज्य का था, लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत जिम्मेदारी अगर पूछा जाए किसकी होती है तो ये याद रखिएगा ये केंद्र और राज्य दोनों की हो जाएगी। अभी तक तो या तो केंद्र या तो राज्य था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत कार्य की जिम्मेदारी जो दी जाती है या होती है वो केंद्र और राज्य दोनों की एक साथ हो जाती है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक तथा लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिन्हित रही, इसमें किसकी मान्यता दी जाती है? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक तथा लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिन्हित रही है, और इसमें जो मान्यता दी जाती है वो मान्यता दी जाती है विविधता एवं बहुलता को। और विविधता एवं बहुलता की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में है अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि अपनी भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अपनी संस्कृति के विकास की स्वतंत्रता, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपरोक्त तो सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्ग को प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त? ये अधिकार। कौन से अधिकार? पहला तो अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। दूसरी क्या है? अपनी भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? अपनी संस्कृति के विकास की भी स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। तभी जाकर एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी अभिवृत्ति क्या कहलाती है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है तथा अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है?
तो याद रखिए, यह सोच वह सोच जिसके अंतर्गत कोई विशेष समूह अपने ही समूह को वैध, सही माने, सबसे श्रेष्ठ मानता हो और अन्य समूह उसके सामने निम्न समझता हो या फिर और सभी को क्या अवैध मानता हो, सभी को विरोधी मानता हो, ऐसी प्रवृत्ति को जो बोला जाता है उग्रवाद की श्रेणी में रखा जाता है। और उग्रवाद देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऐसी अभिवृत्ति क्या कहलाती है, जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह बताती है या मानती है तथा अन्य समूह को निम्न, अवैध या विरोधी समझती है, उसी को हम बोलते हैं उग्रवाद। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने किसके द्वारा शरीर एक उदार देखिए यहाँ शरीर नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा शासित, तो यहाँ पहले इसको करेक्ट कर लेंगे, ये रहेगा शासित शब्द रहेगा, यहाँ शरीर बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने किसके द्वारा शासित एक उदार धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया, यहाँ वर्णन रहेगा। ठीक, तो वर्णन, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा शासित एक उदार धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा लोकतांत्रिक संविधान, यहाँ बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिकता सरोकार रखती है, तो याद रखिएगा सांप्रदायिकता जो सरोकार रखती है वह रखती है राजनीति से, और राजनीति देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि सांप्रदायिकता का जो संबंध है वो राजनीति से, इसको हम जोड़कर देखते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा शासित उदार एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया गया तथा एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई जो सभी नागरिकों का एक है। तो क्या है सभी नागरिकों का एक, किस रूप में माना गया, तो इसे माना गया, पहला तो माना गया समावेशात्मक समुदाय के रूप में देखा गया, और दूसरा जो माना गया भूभागीय समुदाय के रूप में भी देखा गया, और तीसरा जो था वो राजनीतिक समुदाय के रूप में भी देखा गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि एक लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा शासित उदार एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो वर्णन किया गया था तथा एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई जो सभी नागरिकों का एक हो, क्या एक हो, समावेशात्मक समुदाय, भूभागीय समुदाय और राजनीतिक समुदाय। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंध की बात आती है तो राज्य वास्तव में किसका रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा जब एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के संबंध में बात आती है तो जो राज्य होता है वास्तव में जो रूप ले लेता है वह ले लेता है निर्णायक संस्था का, और निर्णायक संस्था की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सत्तावादी राज्य होता है, जो सत्तावादी जो राज्य होता है उसके लक्षण क्या है या उसकी विशेषता क्या है या उसमें क्या देखने को हमें मिलता है। तो याद रखिए कि जो सत्तावादी राज्य होता है ना, पहले उसमें तो ये रहता है कि लोकतंत्र के विपरीत वो कार्य करने लगते हैं, उनके मन में ये सारी चीज़ें आती, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जो सत्तावादी राज्य होता है जो ये लगता है कि हमें शासन करना, जो शासन करने की भावना जो सरकार अपने अंदर रखती है कि हमें सेवा नहीं करना है बल्कि दूसरों पर शासन करना है, तो पहले उनमें क्या बातें आती हैं कि लोकतंत्र के विपरीत होने लगते हैं। दूसरी बात क्या है, लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती उनके द्वारा। तीसरा क्या है कि वे किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक सत्तावादी राज्य के जो गुण या लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला क्या है, लोकतंत्र के विपरीत होना, दूसरी है लोगों की आवाज़ों को न सुनना, और तीसरा क्या है, किसी भी के प्रति उत्तरदायी न होना। ये सभी क्या है, उनके लक्षण या विशेषता बन जाती है। फिर आ जाएंगे देखिए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नागरिक समाज में सम्मिलित होने की मुख्य कसौटियां क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा नागरिक समाज में सम्मिलित होने की जो मुख्य कसौटियां जो होनी चाहिए उसमें से पहला ये है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाला तत्व न हो। ये दोनों ही बातें होनी चाहिए, और ये दोनों बातों की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में कही गई है कि ए और बी दोनों ही, इसलिए हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नागरिक समाज में सम्मिलित होने की जो मुख्य कसौटियाँ जो होनी चाहिए, पहला
क्या है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए, और दूसरा है यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाला तत्व भी न हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे हम राइट आंसर इसको मान लेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।